हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मेरे ख्याल से आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जहाँ तक मैंने कंटेंट कवर किया है, आई होप कि तुम लोगों ने उसके प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल्स वगैरह प्रैक्टिस कर लिए होंगे। तो मैं अब कंटेंट को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। इफ़ेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन करंट कैरिंग वायर। मतलब ये हो गया कि अगर मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड का एक रीजन है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, कोई भी हो सकता है। तो अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग वायर को रखा जाए, इसमें करंट आई पास हो रहा है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगाएगा? तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगाएगा, और इसी के प्रिंसिपल पे बेसिकली जो मोटर वगैरह होते हैं काम करते हैं कि जो भी मोटर होता है उसके अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं और उसमें किसी एक कॉइल में करंट पास कराते हैं, तो फोर्स लगता है और फिर फोर्स को इस तरीके से उसमें रखा जाता है कि उससे टॉर्क मिल जाए, और जिसके वजह से फिर रोटेशन का कंसेप्ट आता है। तो ये तो एप्लीकेशन हो गया। फिलहाल हम लोग उस फोर्स को कैलकुलेट करने का तरीका निकालेंगे कि आखिर कैसे करंट आएगा, कि उस करंट कैरिंग वायर पे ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स कैसे लगा रहा है। तो थोड़ा हम लोग पीछे चलते हैं कि पीछे हम लोगों ने देखा है इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन मूविंग चार्ज, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में कुछ मूविंग चार्ज होते हैं तो उस पर फोर्स लगता है अगर चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में कुछ एंगल हो एक्सेप्ट 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। फार्मूला बना था F इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। तो अगर किसी करंट कैरिंग वायर के बारे में सोचो तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका मोशन हो रहा है कंडक्टर में। हालांकि कभी पॉजिटिव चार्ज का किसी केस में फ्लो हो रहा हो तो उससे भी करंट बनेगा। तो किसी भी तरह का चार्ज अगर फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी हो गया, और चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी है तो F इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B से उस पर फोर्स लगने चाहिए। तो इसका मतलब जो करंट कैरिंग वायर है उसमें सर्टन चार्ज को वेलोसिटी तो है, इसका मतलब F इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B से इस पर फोर्स लग रहे होंगे जो मूविंग चार्जेज है। और इसके अंदर जो मूविंग चार्जेज हैं अगर उस पर फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब इस करंट कैरिंग वायर पे भी फोर्स लगेगा। लेकिन अब हम लोग रिजल्ट चार्ज के बजाय उसको करंट में कन्वर्ट करेंगे। तो उस पर्पस के लिए अगर इस वायर का एक छोटा सा पार्ट में कट करूं जिसका करंट के अलोंग एक करंट एलिमेंट वेक्टर कंसीडर करेंगे, तो करंट कैरिंग वायर है इसलिए उस छोटे से टुकड़े को हम लोग क्या बोलेंगे, करंट के डायरेक्शन में अगर इस पे एरो लगा दिया जाए तो इसको करंट एलिमेंट वेक्टर बोल सकते हैं। तो लेंथ के सेंस में ये वेक्टर हो गया वेक्टर dl और इसमें करंट हो गया I। तो ये जो छोटा सा पार्ट dl है उसका मैं यहां पे थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन दिखाता हूं कि वायर का एक छोटा सा हिस्सा है, बहुत स्मॉल सा पार्ट लेंगे तो स्ट्रेट ही कंसीडर किया जाएगा। तो अगर करंट इसमें इस डायरेक्शन में जा रहा है तो अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है तो फिर वेलोसिटी करंट के अलोंग होगा, और अगर निगेटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है तो करंट के अपोजिट। तो चलो कंडक्टर का ही केस लेते हैं, मान लेते हैं अगर इसके अंदर निगेटिव चार्ज है तो इसका जो वेलोसिटी हो गया वो करंट कैरिंग वायर के अपोजिट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा ना कि वायर में करंट जो होता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है उसका मोशन, उसका जो फ्लो होगा वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो इसके अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट के अपोजिट हो गए। तो अगर इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसके चार्ज के अमाउंट को अगर हम dq रिप्रेजेंट करें, माइनस dq, चलो नेगेटिव चार्ज है तो ये चार्ज हो गए माइनस dq, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो गया। तो इस पे जो फोर्स आएगा वो कितने होने चाहिए इस एलिमेंट्री पार्ट पे चार्ज वाले फार्मूले से, तो Q इंटू V क्रॉस B। तो
जो V क्रॉस B का डायरेक्शन आएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स के डायरेक्शन रहेंगे और मैग्नीट्यूड इसके मॉड लेने से आ सकता है। तो अगर यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें तो उसको क्या लिख सकते हैं, तो इसका लेंथ है dl। तो dl एरो जो लिया गया है वो करंट के अलोंग लिया गया, ये वेक्टर को dl बोले। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहां पे dl के अपोजिट है, चूंकि हम निगेटिव चार्ज लेके चल रहे हैं तो इसलिए इसको लिखा जाएगा माइनस dl/dt क्रॉस b। अगर पॉजिटिव चार्ज का फ्लो कंसीडर किए होते, वो भी कर सकते हो, चलो मान लेते हैं कि हो सकता है कि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है, तो फिर dl वेक्टर इधर हो गए क्योंकि करंट का डायरेक्शन इधर है, तो करंट के डायरेक्शन में dl वेक्टर हो गए और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इसी डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो इस केस में भी अगर हम लोग df लिखते हैं तो यहां पे इसके अंदर का चार्ज हो गया प्लस के सेंस में dq और ड्रिफ्ट वेलोसिटी v क्रॉस b, तो यहां पे dq इंटू, लेकिन इस केस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी dl के लॉन्ग है तो इसलिए इसको लिखेंगे dl/dt क्रॉस b। तो यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी dl/dt चार्ज पॉजिटिव, यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी माइनस dl/dt क्योंकि dl वेक्टर करंट के अलोंग है और नेगेटिव चार्ज का फ्लो करंट के अपोजिट है, तो vd और dl अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो vd वेक्टर को हम लिखेंगे माइनस dl/dt। लेकिन चार्ज यहां भी नेगेटिव है तो दोनों मिला के अगर देखो तो यहां पे भी सेम रिजल्ट आ गया, dq इंटू dl/dt। और dt को ऐसा करते हैं थोड़ा इधर की ओर शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा dl क्रॉस b। इस केस में भी dt को अगर इधर शिफ्ट कर दिया जाए तो dq/dt dl क्रॉस b। और dq/dt को हम लोग क्या बोलेंगे, करंट बोल सकते हैं, तो यहां पे हो जाएगा I इंटू dl क्रॉस b। और इस केस की भी बात करेंगे तो हो जाएगा I dl क्रॉस b। तो अब हम लोग चूंकि करंट के टर्म में आ गए, तो करंट के टर्म में दोनों केस में रिजल्ट एक ही है, नेगेटिव चार्ज इधर की ओर फ्लो कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन इधर हो गया, करंट के डायरेक्शन में dl लिया। पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के अलोंग ही करंट लेंगे और करंट के अलोंग dl हो गए। तो फोर्स का फार्मूला हो गया करंट I इंटू dl क्रॉस b। लेकिन ये फोर्स किस पे निकला, तो करंट एलिमेंट वेक्टर जो छोटा सा पार्ट काटा उसके ऊपर। तो इसका मतलब नेट फोर्स अब हम लोग करंट कैरिंग वायर के ऊपर क्या बोल सकते हैं, तो फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड इज इंटीग्रेशन df, और इसको बोल सकते हैं इंटीग्रेशन I इंटू dl क्रॉस b। इसका मतलब फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड के फार्मूले हो गए इंटीग्रेशन I इंटू dl क्रॉस b। तो किसी करंट कैरिंग वायर का अगर स्मॉल सा पार्ट dl वेक्टर है जिसका डायरेक्शन करंट के अलोंग लेंगे, उस प्लेस पे मैग्नेटिक फील्ड b है, वायर में करंट I है, तो उस स्मॉल से पार्ट पे फोर्स हो जाएगा I इंटू dl क्रॉस b। और उस स्मॉल से फोर्स को फिर अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो नेट फोर्स हो जाएगा इंटीग्रेशन I इंटू dl क्रॉस b। सो जो रिजल्ट पहले चार्ज के टर्म में था अब उसको हम लोग कन्वर्ट करके करंट के टर्म में डायरेक्ट आ गए। तो इसलिए अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसमें करंट I है, एलिमेंट्री पार्ट काट के उस पर फोर्स बताना है I इंटू dl क्रॉस b और इंटीग्रेट कर देंगे तो नेट फोर्स आ जाएगा। स्पेशल केसेस की कि अगर करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में है, कोई भी करंट कैरिंग वायर है, करंट I हो गया, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे B है, तो इस करंट कैरिंग वायर पे फोर्स कितने लगे, तो इसमें से छोटा सा पार्ट कट किया dl, तो फोर्स के फार्मूले हो गए इंटीग्रेशन I इंटू dl क्रॉस b। तो ये तो रिजल्ट हो गया समझने के लिए, याद रखने के लिए, लेकिन क्वेश्चंस जो ज्यादातर रहते हैं वो स्पेशल केसेस पे। तो स्पेशल केसेस जो मैं ले रहा हूं
तो स्पेशल केसेस में क्या कंसीडर करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड बी इज यूनिफॉर्म, कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अब यूनिफॉर्म को कंसीडर करेंगे, तो इस रिजल्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इसमें सबसे पहला केस एक ले रहा हूं, वायर जो है वो ओपन है, और दूसरा केस बोलेंगे अगर ये क्लोज्ड वायर है तो क्लोज्ड करंट कैरिंग वायर, क्लोज्ड लूप के फॉर्म में हो गए। और एक है कि नहीं, ये वायर में हम किसी दो पॉइंट के बीच में कंसीडर करेंगे। आप बोलोगे कि क्लोज लूप नहीं होगा तो करंट कैसे होगा? ठीक है, क्लोज लूप हो सकता है, लेकिन उस क्लोज लूप के हम किसी हिस्से की बात कर रहे हैं, किसी पार्ट की बात कर रहे हैं। तो ए से बी हो सकता है, बैटरी वगैरह कनेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली करंट के लिए इधर क्लोज लूप बने होंगे, लेकिन हमें वायर के ए से बी का जो पार्ट है उसी पार्ट पे करंट चाहिए। लेकिन अब सिचुएशन क्या है? बी यूनिफॉर्म है। तो अगर कोई चीज यूनिफॉर्म होता है तो उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। तो करंट तो कांस्टेंट है, करंट बाहर आ जाएगा, बी बाहर आ जाएगा, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमने अगर बी को लेफ्ट साइड में बाहर निकाल दिया तो क्रॉस प्रोडक्ट गड़बड़ करेगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर चेंज नहीं होने चाहिए। तो बी को भी बाहर करना है, आई को भी बाहर करना है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट का ऑर्डर भी हमारा खराब नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो सिंपल, चलो पहले मैं थोड़ा डायग्राम में भी दिखा देता हूं। चलो बी यूनिफॉर्म है, इसका मतलब पैरेलल लाइंस, और अगर ये करंट कैरिंग वायर हो गया, कुछ मान लेते हैं यही पॉइंट ए से बी जा रहा है, करंट इधर की ओर जा रहा है आई, तो F इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे? आई बाहर आ गया, कांस्टेंट करंट तो कांस्टेंट है, और वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन ऐसे भी डी एल में लगा हुआ है, डीएल। तो इंटीग्रेशन डीएल, बी कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, कैसे करेंगे बाहर? तो इंटीग्रेशन को ही ब्रैकेट में डाल दो, क्रॉस बी। तो चूंकि बी यूनिफॉर्म है तो इस रिजल्ट में देखो मैग्नेटिक फील्ड बी अब इंटीग्रेशन से बाहर हो गया। तो जो भी डीएल का इंटीग्रेशन होगा उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा बी का। रीजन क्लियर हो गया ना? इधर से हमने आई बाहर निकाला, इधर बी निकाला, बी निकालने का मतलब इसको ब्रैकेट में डाल दो तो ऑटोमेटिकली ये इंटीग्रेशन के बाद अब क्रॉस प्रोडक्ट बी से होगा, और बी को बाहर निकालने के रीजन स्पेशल केस बी इज यूनिफॉर्म। तो अब ये जो वेक्टर डीएल है ये क्या होगा? तो वेक्टर डीएल मतलब वायर के छोटे छोटे पार्ट को हम डीएल बोल रहे हैं। तो अगर ए से बी तक देखो तो ये छोटा सा पार्ट वेक्टर डीएल, वेक्टर डीएल, वेक्टर डीएल, वेक्टर डीएल, तो छोटे छोटे टुकड़े कट करेंगे। तो ये सारे पार्ट छोटे छोटे वेक्टर डीएल है। तो इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? किसी चीज को ऐड करना, सम करना। तो ये किसको ऐड कर रहा है? छोटे छोटे डीएल वेक्टर को। तो ये जो छोटे छोटे डीएल वेक्टर को ऐड करेंगे, तो वेक्टर का एडिशन किससे होता है? ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ। तो यहां काफी सारे डीएल वेक्टर हैं, तो दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड करना हो तो लॉज ऑफ पॉलीगन। तो लॉज ऑफ पॉलीगन क्या बोलता है? तो सारे वेक्टर को जो अरेंज किया हुआ है किस तरीके से? टेल हेड, टेल हेड, टेल हेड, टेल हेड, देख रहे हो? टेल हेड, टेल हेड, टेल हेड, टेल हेड, टेल हेड, टेल हेड। तो रिजल्टेंट क्या हो जाता है? इनिशियल टेल टू फाइनल हेड। तो ये सारे वेक्टर जो डीएल हैं, तो इंटीग्रेट करने का मतलब सम करना है। सम करने कैसे करेंगे? तो वेक्टर का सम कैसे होगा? लॉज ऑफ पॉलीगन से। तो लॉज ऑफ पॉलीगन से इसका सम क्या होगा? तो ए से बी को ज्वाइंट कर दिया जाए तो ए से बी की ओर एक वेक्टर बनेगा, मींस इस वायर का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इस वायर का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो मैं यहां पे लिख देता हूं इसको वेक्टर एल। तो अब इस रिजल्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? F इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। लेकिन ध्यान रहे कि यहां पे जो L वेक्टर है, L वेक्टर क्या हो गया? तो L वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ करंट कैरिंग वायर। L वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ करंट कैरिंग वायर। तो ये ध्यान रहे। तो जो भी शेप में करंट कैरिंग वायर है, इसका शेप मैटर नहीं करेगा अगर बी यूनिफॉर्म है। तो अगर देखा मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो किसी शेप का वायर रहे, करंट के सेंस में इनिशियल से फाइनल में एक स्ट्रेट वायर खींच दिया, तो ये जो स्ट्रेट वायर पे फोर्स लगेगा और ये जो कर्व्ड वायर है, दोनों पे फोर्स सेम होगा,
कब? अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो अब तो ये रिजल्ट बहुत आसान हो गया, F इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। क्लियर है? तो बी नॉन यूनिफॉर्म है इन जनरल केस, इंटीग्रेशन आई इंटू डी एल क्रॉस बी, लेकिन बी यूनिफॉर्म है। तो ये ध्यान रहे, सब लोग ये फार्मूला तो रखते याद रखते हैं F इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी, लेकिन पता चला बी नॉन यूनिफॉर्म है तब भी ये रिजल्ट बोल रहे हैं, तो वहां पे ये गलत है। नॉन यूनिफॉर्म में हमें इंटीग्रेशन के साथ बोलना चाहिए, इंटीग्रेशन आई इंटू डी एल क्रॉस बी। और अगर बी यूनिफॉर्म है तो फोर्स का फार्मूला हो गया आई इंटू एल क्रॉस बी, और एल का मतलब करंट कैरिंग वायर का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लेना है? तो जिस पोजीशन से करंट चलेगा वो टेल, और जिस पॉइंट पे करंट पहुंच रहा है वो पॉइंट को हेड। तो यहां पे ए से बी की ओर करंट जा रहा है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोगों ने ए से बी की ओर लिया। बाकी क्रॉस प्रोडक्ट और का तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का कोई इशू है नहीं, तो इसका अगर मैग्नीट्यूड बताना है तो इसके मैग्नीट्यूड कितने हो जाएंगे? तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, where theta is angle between L वेक्टर एंड B वेक्टर। तो L वेक्टर और B वेक्टर के बीच का अगर एंगल थीटा है तो फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कितने हो गए? आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा। और थीटा भी अगर 90 डिग्री हो गया, if theta is equal to 90, तो then force by the magnetic field is ILB। तो F इक्वल टू ILB कब? जब B यूनिफॉर्म है और L वेक्टर और B वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, मतलब L वेक्टर एंड B वेक्टर इज परपेंडिकुलर, L परपेंडिकुलर टू B। तो उस केस में F इक्वल टू ILB। और L वेक्टर और B वेक्टर अगर पैरेलल हो गए तो इसका मतलब थीटा 0 डिग्री का केस हो गया। तो उस केस में फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड इज 0। तो ये मैग्नीट्यूड के लिए याद रखना है, F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, थीटा 90 तो आई एल बी, थीटा 0 तो फोर्स 0। बाकी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल क्लियर ही है, L पे हाथ रख के B की ओर घुमाएंगे। जैसे यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन बताओ, तो L वेक्टर इधर है, B वेक्टर इधर है, तो L पे राइट हैंड को रख के B की ओर घुमाना है, तो L को B की ओर घुमाना है राइट हैंड को, तो L ये फिंगर्स को घुमाएंगे तो थंब जो है मैं बी का डायरेक्शन, सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन। तो ये एल वेक्टर ये बी वेक्टर, तो एल क्रॉस बी इस केस में क्या हो रहा है? इनवर्ड। तो इस करंट कैरिंग वायर पे फोर्स इनटू द प्लेन लग रहा है। तो एग्जांपल में हम लोग और भी बहुत सारे केस प्रैक्टिस करेंगे। तो ये स्पेशल केस हो गया ए, इसी में स्पेशल केस बी क्या हो जाएगा? तो स्पेशल केस बी जो ले रहा हूं वो हो जाएगा आपको करंट कैरिंग क्लोज्ड वायर, कि स्पेशल केस बी इज यूनिफॉर्म। तो अगेन अभी भी बी केस में भी मैग्नेटिक फील्ड बी यूनिफॉर्म ही है, लेकिन यहां पे ओपन लूप था और केस बी में हम लोग ले रहे हैं क्लोज्ड लूप। तो क्लोज्ड लूप एंड बी इज यूनिफॉर्म। तो बी यूनिफॉर्म है और क्लोज लूप, तो कुछ बताने की जरूरत है कि कुछ आइडिया लग गया? भाई F इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी, मतलब इसका भी और ये स्पेशल केस हो गया कि लूप क्लोज है। तो क्लोज लूप का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा? 0। तो अगर L वेक्टर 0 हो गए तो फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड 0। तो इसका मतलब किसी क्लोज लूप को अगर किसी करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख दें और B यूनिफॉर्म है, तो करंट हो गया I, B है यूनिफॉर्म। तो यहां पे जो छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेंगे, डीएल वेक्टर, डीएल वेक्टर, डीएल वेक्टर, डीएल वेक्टर, डीएल वेक्टर, तो ये सारे डीएल वेक्टर का वेक्टर सम क्या होने वाला है? 0। तो यहां पे L वेक्टर हो गए 0, तो देयरफॉर फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड इज 0। ठीक है, सफिक्स में B लिख सकते हैं थोड़ा याद रखने के लिए कि फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो फॉर द क्लोज लूप in uniform magnetic field, net force on this loop by this magnetic field is 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही 0 हो गए। क्लियर है? इसी का स्पेशल केस L वेक्टर क्लोज लूप के लिए 0, सो फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गए। तो पूरे लूप पे फोर्स 0 हो गया। फिर लूप के किसी पार्ट की बात करोगे तो उस पर फोर्स होगा। जैसे अब इसमें से कोई 2 पॉइंट मार्क कर दो, A और ये पॉइंट मार्क कर दो B, तो ए से बी के पार्ट में, लेफ्ट वाले पार्ट में भी फोर्स होगा, राइट वाले पार्ट में भी फोर्स होगा, लेकिन दोनों फोर्स एक दूसरे को मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो दोनों का वेक्टर सम मिला के 0 हो जाएगा।
तो ए से बी पार्ट पे सिर्फ अगर फोर्स सोचना है तो फिर ओपन पार्ट हो गया, इसके जैसा सोचना है फिर ए से बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेंगे। तो ऐसे भी देखो ना कि अगर ए से बी की बात मतलब लेफ्ट वाले पे बताना है तो करंट ए से बी इधर की ओर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इधर की ओर लेना पड़ेगा। मतलब ए से बी गए वाया सी, तो इसमें करंट इधर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इधर की ओर लेंगे ए से बी। लेकिन अगर हम बी से ए पे फोर्स निकालना है वाया द डी, तो करंट किधर आ रहा है बी से ए, तो यहां डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बी से ए आ जाएगा। तो इस वाले पे एल क्रॉस बी अंदर गया, लेकिन इस वाले पे एल क्रॉस बी बाहर आ जाएगा। तो इस दोनों हिस्से पे फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो गया। मैग्नीट्यूड देखेंगे तो आई एल बी से निकलेगा, आई एल बी साइन थीटा से। तो दोनों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है, तो पूरे लूप पे फोर्स जीरो है, लेकिन लेफ्ट वाले पार्ट पे फोर्स होगा, राइट वाले पार्ट पे फोर्स होगा। और सिर्फ किसी एक पार्ट की बात करेंगे तो फिर ओपन लूप के जैसा हो गया। और अगर ओपन लूप का केस है तो केस ए, उस केस में एक एंड से दूसरे एंड पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेंगे और F इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी करता है। F इक्वल टू और क्लोज आई इंटू एल क्रॉस बी के लिए बी यूनिफॉर्म का केस लेके ही चलेंगे। तो मेन जो है डायरेक्शन का प्रैक्टिस है। मैग्नीट्यूड में तो कोई प्रॉब्लम है, F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा करो, लेकिन डायरेक्शन पे कमांड होना चाहिए। और डायरेक्शन पे कमांड के लिए राइट हैंड थंब रूल को यूज करना है। फ्लेमिंग्स रूल यूज करोगे तो वो स्पेशल केस में ही सिर्फ यूज होता है कि परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो एल और बी परपेंडिकुलर हमेशा तो केस नहीं होगा ना, थीटा एंगल भी हो सकते हैं कभी। इसलिए बेहतर है कि आप पहले इन जनरल क्रॉस प्रोडक्ट से चीजों को प्रैक्टिस करना है, और 5-7 एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने के बाद आपको आराम से जो है कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और ऐसे भी पहले भी F इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस में वी में भी मैंने बहुत सारे क्रॉस प्रोडक्ट का तुम्हें डायरेक्शन का प्रैक्टिस करवाया है। तो यहां पे देखते हैं, चलो कुछ एग्जाम्पल से। तो अपने को फोर्स बताना है, बी गिवन है यूनिफॉर्म, करंट आई गिवन है, आई हो गए करंट। एक ही बार मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, सिचुएशन बदलते जाएंगे। तो बी यूनिफॉर्म, करंट आई, फाइंड द फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नीट्यूड भी बताना है और डायरेक्शन भी बताना है। चलो तो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं कि अगर यहां पे एक करंट कैरिंग वायर है, इस तरीके से स्ट्रेट वायर ले रहा हूं, तो करंट आई, ये एंड ए, ये एंड बी, और इसका लेंथ वगैरह एल वगैरह हो गया। तो बी का डायरेक्शन क्या कंसीडर करते हैं? तो 2-3 केस मान लेते हैं कि एक बार मान लो बी का डायरेक्शन इधर की ओर है। बगल में एक केस और खींच देता हूं कि ये वायर है, करंट आई ए से बी जा रहा है, लेकिन यहां पे बी का डायरेक्शन चलो क्रॉस है इनटू द प्लेन। और भी हो सकता है, सेम वायर ले लेते हैं, तो एक जैसे रहेंगे तो थोड़ा कंपैरिजन में तुम्हें समझने में इजी रहेगा। तो करंट आई, यहां मैग्नेटिक फील्ड चलो अब डॉट कर देते हैं, लेकिन सब में बी यूनिफॉर्म है। और भी एक केस ले लेते हैं, तो ये करंट कैरिंग वायर हो गए ए से बी, लेंथ सब में एल। चलो बी अब यहां पे ऊपर की ओर ले लेते हैं, काफी है। चलो बी नीचे भी ले लेते हैं, क्या सब सिचुएशन दिक्कत है। तो ये करंट कैरिंग वायर ए से बी, करंट का डायरेक्शन सब में है ए से बी, और मैग्नेटिक फील्ड बी यूनिफॉर्म। तो यहां पे वायर के अलोंग, यहां पे इनटू द प्लेन, आउटवर्ड द प्लेन, और यहां पे प्लेन में ही है लेकिन अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो सबसे पहले केस में देखो कि अगर एल क्रॉस बी निकालना चाहेंगे तो किधर जाएगा? तो एल वेक्टर हमेशा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो स्ट्रेट वायर का डिस्प्लेसमेंट तो स्ट्रेट वायर ही रह जाएगा। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किधर हो गए? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गए ए से बी की ओर। मतलब अगर यहां पे एल को एज ए मैं वेक्टर बना दूं तो ये एल वेक्टर किधर की ओर गया? तो इधर की ओर गया ये एल वेक्टर, राइट में ए से बी। तो फोर्स का डायरेक्शन किधर जाएगा? F इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी से। तो एल वेक्टर भी राइट में है, बी वेक्टर राइट में है, तो एल पे हाथ रख के बी की ओर किधर घुमाएंगे? तो बी तो उधर ही है। तो यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट का सिचुएशन तो बन नहीं रहा है, तो बेसिकली थीटा जीरो का केस है। तो थीटा जीरो में डायरेक्शन निकालने की जरूरत क्या है? मैग्नीट्यूड ही जीरो है। तो इस केस में फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। अगर यहां पे देखा जाए तो तुम्हारा क्या हो गया? एल वेक्टर इज पैरेलल टू वेक्टर बी। तो एल और बी जब पैरेलल है तो इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, तो फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। सेकेंड केस में एल वेक्टर करंट के अलोंग ए से बी, तो एल वेक्टर हमेशा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर,
तो स्ट्रेट वायर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किधर हो गया, ए से बी, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। तो पहले फोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं, एल क्रॉस बी किधर जाएगा बताओ। तो एल वेक्टर इसमें तुम्हारा इधर ही हो गया, एल वेक्टर, और बी वेक्टर इनटू द प्लेन है। तो एल पे हाथ रख के बी की ओर घुमाते हैं, क्रॉस रहे तो पाम को ऐसे रखो, डॉट रहे तो पाम ऐसे रखो। तो क्रॉस का केस है, तो एल वेक्टर इधर, बी अंदर, देख रहे हो, एल पे हाथ रखा, बी अंदर। तो एल क्रॉस बी किधर जा रहा है, थंब, तो राइट हैंड थंब ऊपर गया, तो इसका मतलब फोर्स का डायरेक्शन यहां ऊपर हो गया। हाँ, अब इसका मैग्नीट्यूड क्या बताओगे। तो क्वेश्चन को मैंने सब में यहां पे ब्लैक से लिख रखा है, सॉल्यूशन जो है उसमें रेड कलर यूज कर दे गया हूं। तो फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड का तो डायरेक्शन इधर हो गया, मैग्नीट्यूड कितने होने चाहिए चलो बताओ। तो आई एल, वायर का डिस्प्लेसमेंट एल मतलब वायर का लेंथ के इक्वल ही रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड बी साइन थीटा। तो एल और बी के बीच का एंगल क्या है, तो एल प्लेन में है, बी इनटू द प्लेन है, इसका मतलब परपेंडिकुलर। तो जब भी एल और बी परपेंडिकुलर हो, साइन 91, तो यहां पे मैग्नीट्यूड हो गए आई एल बी, डायरेक्शन हो गए अपवर्ड। तो अब थोड़ा स्क्रीन को पॉज करके बाकी के केस को तुम लोग खुद से एक बार ट्राई करो, हो गए, चलो देखते हैं। तो यहां पे ये जो वायर है इसमें करंट ए से बी, इधर भी सब में राइट में जा रहा है करंट, इसका मतलब एल वेक्टर तो राइट में है, टुवर्ड्स राइट। ये जो वायर है यही वायर हो गया वेक्टर एल, लेकिन बी यहां पे डॉट है, डॉट का मतलब बाहर। तो इसका मतलब पाम को नोटबुक के प्लेन में, ये बोर्ड के प्लेन में हमको इस तरीके से रखना पड़ेगा, लेकिन ये फिंगर्स किधर होने चाहिए, एल वेक्टर के लॉन्ग। तो एल वेक्टर इधर हो गया, बी बाहर है, तो एल क्रॉस बी, देख सकते हो। तो पहले एल वेक्टर पे फिंगर्स को रखा, बी बाहर है, तो एल से बी की ओर घुमाएंगे तो राइट हैंड थंब नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स का डायरेक्शन हो गया डाउनवर्ड। और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो यहां पे भी फोर्स का मैग्नीट्यूड कितने, तो करंट आई, वायर का लेंथ एल, मैग्नेटिक फील्ड बी, एफ इक्वल टू आई एल बी, थीटा 90, क्योंकि एल वेक्टर प्लेन में है, बी पर प्लेन के बाहर है, तो एल वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के बीच का एंगल 90, तो आई एल बी साइन 90। तो इस केस में भी मैग्नीट्यूड आई एल बी, इस केस में भी मैग्नीट्यूड आई एल बी। चलो फोर्थ केस में देखो, तो यहां पे एल वेक्टर राइट में और बी वेक्टर यहां पे ऊपर है, तो यहां एल वेक्टर और बी वेक्टर दोनों ही नोटबुक के प्लेन में ही है। तो नोटबुक के प्लेन में है तो पाम को प्लेन में ऐसे या ऐसे नहीं रखना, पाम को ऐसे कब रखना, जब क्रॉस रहे तो पाम को ऐसे रखने का कोशिश करना, इधर उधर घुमा के सोचना, पहले एल के लॉन्ग, पाम को ऐसे, डॉट रहे तो पाम को ऐसे रखो, एल वेक्टर पाम को ऐसे, एल क्रॉस बी। मैं तो बोर्ड नहीं घुमा सकते, तुम जरूरत पड़े तो अपना नोटबुक इधर उधर घुमा भी सकते हो, हाथ तोड़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे करके कॉपी घुमाओ, एल वेक्टर सामने लाओ, जैसे ये कॉपी में तुम्हारा ऐसे रहा होगा, कॉपी घुमा लो, सामने आ जाएगा एल वेक्टर। तो एल वेक्टर जब तुम्हारे सामने रहेगा तो एल से बी की ओर घुमाना, तो डॉट रहे तो इस तरीके से, क्रॉस रहे तो इस तरीके से। लेकिन दोनों वेक्टर अगर प्लेन में ही है तो फिर पाम को ऐसे रखना है, अगर बी वेक्टर तुम्हारे लेफ्ट में है तो ऐसे, और बी वेक्टर राइट में है तो उल्टा। तो यहां पे भी दोनों केस लिया, देखो एल वेक्टर इधर है, बी इधर है, तो एल क्रॉस बी यानी बाहर। तो यहां पे फोर्स का डायरेक्शन बाहर आ गया, यानी फोर्स का डायरेक्शन डॉट हुआ। तो इस केस में फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन हो गया वो डॉट हो गए, देख रहे हो ना, एल क्रॉस बी। मैन डायरेक्शन पे ही कमांड करना है, डायरेक्शन समझ में आ गया तो मैग्नीट्यूड तो आराम से कैलकुलेट कर ही लोगे। तो एल वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, एल क्रॉस बी बाहर। और ये चारों केस अगर तुम्हें समझ में आ गया तो क्लियर है, एल और बी पैरेलल, फिर तो सोचना ही नहीं है, फोर्स 0। एल सामने बी अंदर, तो पाम को ऐसे, एल क्रॉस बी, देख रहे हो फिंगर ऊपर, डॉट एल क्रॉस बी, फिंगर नीचे। यहां पे एल सामने बी इधर, ऐसे पाम को रखो, एल क्रॉस बी, फोर्स का डायरेक्शन बाहर। मैग्नीट्यूड तो अगेन एल और बी परपेंडिकुलर है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड इस केस में भी हो गया आई एल बी। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी बताना चाहिए। और इस केस में तो मैग्नीट्यूड तो यहां पे भी एल और बी परपेंडिकुलर है, एल वेक्टर इधर, बी नीचे, तो देख सकते हो एल और बी दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो मैग्नीट्यूड कितने हो गए, आई एल बी। लेकिन डायरेक्शन यहां पे क्या होगा, तो एल वेक्टर पे सामने हाथ रखा, तो बी तो देखो, तो हमेशा स्मॉलर एंगल से घुमाना होता है राइट हैंड रूल में, तो इधर से नहीं घुमाएंगे, एल वेक्टर नीचे, बी नीचे, तो पाम को ऐसे रखेंगे, एल क्रॉस बी। तो यहां पे एल सामने, बी नीचे है, तो एल क्रॉस बी, थंब किधर गया, अंदर,
यानी बी का डायरेक्शन क्या हो गया इस नोटबुक के, ये बोर्ड के प्लेन के सेंस में या अपने नोटबुक के प्लेन के सेंस में सोचो तो एल क्रॉस बी, यानी इनटू द प्लेन। इनटू द प्लेन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्रॉस से। तो इस दोनों केस में जो फोर्स है वो हमारे प्लेन के परपेंडिकुलर है, एक में बाहर तो डॉट, एक में अंदर तो क्रॉस। और इस दोनों केस में मैग्नेटिक फील्ड ही डॉट और क्रॉस है, तो फोर्स तुम्हारे नोटबुक के प्लेन में ही आ गया। तो एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देता हूं, क्रॉस रहे तो एल वेक्टर कॉपी घुमा के पहले अपने जरूरत के हिसाब से कॉपी घुमाओ, एल वेक्टर अपने नोटबुक के सामने ले आओ। तो इससे क्या होगा, फिंगर तुम्हारे ये सामने रहेंगे। तो एल वेक्टर तो क्रॉस रहे तो पाम को ऐसे रखना है, ऐसे एल, सब लोग प्रैक्टिस करो, एल वेक्टर सामने बी अंदर है, एल बी अंदर, एल क्रॉस बी लेफ्ट में, देख रहे हो, एल क्रॉस बी लेफ्ट में, एल वेक्टर इधर, बी डॉट है, तो पाम को ऐसे कर लेना है, कॉपी घुमाओ, एल वेक्टर सामने ले आओ, बी डॉट है तो एल क्रॉस बी राइट में, तो एल वेक्टर से राइट में, देख रहे हो, एल वेक्टर से राइट में। और जब एल और बी दोनों सेम प्लेन में ही रहेगा तब पाम को ऐसे रखना है चाहे ऐसे रखना। तो जब दोनों वेक्टर तुम्हारा नोटबुक के प्लेन में है तो एल वेक्टर इधर, बी तुम्हारे लेफ्ट में है तो एल क्रॉस बी ऊपर, एल वेक्टर सामने, बी वेक्टर कहीं ना कहीं राइट में है तो हाथ को उल्टा कर दो, एल क्रॉस बी नीचे। और जब बी तुम्हें डॉट या क्रॉस दिखे, कॉपी घुमा के एल वेक्टर सामने ले आओ, क्रॉस, एल क्रॉस बी लेफ्ट, एल सामने है, बी डॉट, पाम को उल्टा कर दो। तो डॉट और क्रॉस में पाम को ऐसे या ऐसे रखना, क्रॉस में ऐसे, डॉट में ऐसे, और ये फिंगर एल वेक्टर के सामने। और जब दोनों वेक्टर प्लेन में रहे तो पाम को ऐसे या ऐसे, तो बी तुम्हारे लेफ्ट में रहे तो पाम ऐसे, और बी तुम्हारे राइट में, एल वेक्टर के राइट में रहे, एल वेक्टर अपने सामने, बी वेक्टर लेफ्ट में तो हाथ को ऐसे, एल वेक्टर सामने, बी वेक्टर राइट में तो पाम को ऐसे। तो 4 केस बनता है, बी क्रॉस तो पाम ऐसे, बी डॉट पाम ऐसे, बी लेफ्ट में तो पाम ऐसे, बी राइट में तो पाम ऐसे, और ये फिंगर हमेशा किधर, एल वेक्टर के अलाउ। क्लियर है? तो अभी सेम क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं कि फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, करंट आई है। थोड़े और एग्जांपल देखते हैं। चलो अब ऐसा करते हैं कि एक वायर ऐसे इस तरीके से और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, बी यूनिफॉर्म है, मतलब ऑब्वियसली पैरेलल लाइन होगा, मैं सिर्फ एक ही लाइन दिखा रहा हूं, लेकिन बी यहां पे सर्टन इस तरीके से पैरेलल लाइंस रहे होंगे, बी हो गए। चलो ये एंगल थीटा, तो ये इंड ए हो गया, ये इंड बी है, और इसमें करंट आई जा रहा है, और वायर का लेंथ हो गया एल। तो स्ट्रेट वायर में तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेट वायर में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब करंट के सेंस में यही हो गया, ए से बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहां पे फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो करंट आई, डिस्प्लेसमेंट एल, मैग्नेटिक फील्ड बी, लेकिन साइन थीटा यहां एग्जिस्ट कर रहा है, देख रहे हो। तो एल वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, तो एल वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, थीटा, इसलिए फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया यहां पे आई एल बी साइन थीटा। डायरेक्शन क्या होगा, तो राइट हैंड, एल वेक्टर सामने, बी राइट में है, तो ऐसे तो नहीं घुमाएंगे, राइट में ऐसे हमेशा ऐसे घुमाना रहता है, तो पाम को उल्टा कर दो, तो एल वेक्टर इधर गया, बी इधर है, तो एल क्रॉस बी, एल पे हाथ रख के बी की ओर घुमाएंगे, तो एल से बी की ओर घुमाएंगे तो थंब अंदर जा रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन हो गया वो क्रॉस हो गया। क्लियर है, डायरेक्शन हो गया क्रॉस। हाँ, यहां पे अगर देखो तो अगर तुम रिजल्ट को ये याद रखते हो कि F इक्वल टू आई एल बी, लेकिन वहां पे L और B परपेंडिकुलर होना चाहिए। जब हम लोगों ने ये केस देखा ना कि एक स्पेशल केस कि जब L वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू B वेक्टर, तो उस केस में फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, आई एल बी। तो L और B परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो L एक वेक्टर क्वांटिटी है, B भी वेक्टर क्वांटिटी है, जरूरत पड़े तो कंपोनेंट मार सकते हो। तो जो कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा उसके वजह से ही ये फोर्स एग्जिस्ट करेगा, F इक्वल टू आई एल बी। तो जरूरत पड़े तो किसी वायर को रिजॉल्व वगैरह कर सकते हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले रहे हैं। तो यहां पे ये वायर L है, आप चाहो तो इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो कि ये जो AB वायर है हमने इसका एक अल्टरनेट ले लिया, कैसे, A से C और C से B। करंट चूंकि A से B जा रहा है तो ऐसा सोचना है कि ऐसे करंट जा रहा है, और इनफैक्ट ये ACB वायर पे और AB वायर पे दोनों पे फोर्स सेम होगा क्योंकि B यूनिफॉर्म है,
तो डिस्प्लेसमेंट ए सी बी वायर का और ए बी वायर दोनों का सेम, कि ए से सी गए, सी से बी गए, बट डिस्प्लेसमेंट तो यही हुआ। तो इस वायर पे और ए सी बी वायर पे फोर्स सेम होगा। कितने? तो ए से सी के हिस्से पे अगर सोचो, फोर्स ऑन द पार्ट ए सी, तो ए सी में एल और बी पैरेलल है 0, एंड फोर्स ऑन द पार्ट सी बी, तो यहां पे एल और बी परपेंडिकुलर है, ये एल ये बी, तो इसका मतलब आई, लेकिन इसका लेंथ कितना होगा? तो ए बी वायर का लेंथ एल है, तो दिस लेंथ इज एल साइन थीटा। तो एल के दो कंपोनेंट, एल कॉस थीटा और एल साइन थीटा, लेकिन एल कॉस थीटा बी के पैरेलल है तो फोर्स 0 होगा, और एल साइन थीटा बी के परपेंडिकुलर है तो फोर्स हो जाएगा आई एल बी, लेकिन एल में कौन सा कंपोनेंट? जो बी के परपेंडिकुलर है। तो जब भी एल वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है तो फोर्स आई एल बी। ये भी एक टेक्निक, शॉर्टकट आसान तरीका लगा सकते हो कि आई एल बी, लेकिन एल और बी का वो कंपोनेंट जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाए। चाहो तो बी को रिजॉल्व करो, चाहो तो एल को रिजॉल्व करो, लेकिन दोनों परपेंडिकुलर बनने चाहिए। तो यहां पे ये एल वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो यहां एल का मतलब एल साइन थीटा, तो एल साइन थीटा इंटू बी। देखो सेम रिजल्ट आया, आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा। तो पूरे वायर ए सी बी पे अगर बात करें तो ए से सी पे 0, सी से बी पे ये, तो फोर्स ऑन द वायर ए सी बी, फोर्स ऑन द वायर ए सी बी एंड फोर्स ऑन द वायर डायरेक्टली जो ए बी है, दोनों पे एक ही आने हैं। कितने? आई एल साइन थीटा इंटू बी, एंड डायरेक्शन इज ऑब्वियसली एल पे हाथ रख के बी क्यू। अगर यहां से भी देखो तो एल वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, तो राइट हैंड रूल एल क्रॉस बी, थंब अंदर गए, यानी डायरेक्शन इज क्रॉस। क्लियर है? तो जरूरत लगे तो वायर को रिजॉल्व वगैरह भी कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड को रिजॉल्व भी कर सकते हो, और बी यूनिफॉर्म है तो कैसा भी करंट कैरिंग वायर है, पहले तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले लिया, और जरूरत पड़ा तो आप कंपोनेंट वगैरह भी मार सकते हो। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो अभी तक जो एग्जांपल लिया सब में वायर स्ट्रेट था, अब थोड़ा वायर को कर्व करते हैं। चलो, अगर एक सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस आर, करंट मान लेते हैं ए से बी जा रहा है आई, तो अब इस पे बताना है फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। बी का डायरेक्शन, तो इसमें भी एक दो केसेस ले लेते हैं। तो चलो यहां पे ऐसा करते हैं कि बी का डायरेक्शन क्रॉस, तो कर्व्ड वायर जैसे दिखा, सबसे पहले उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले लेना ठीक रहेगा। तो करंट ए से बी जा रहा है, इसलिए यहां पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किधर हो जाएगा? तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को चलो मैं थोड़ा अलग कलर से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, तो ये वेक्टर हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसका मतलब ये जो ए बी कर्व्ड वायर पे निकालना है फोर्स, तो तुम ये स्ट्रेट वायर पे अब फोर्स निकालो, दोनों का आंसर सेम ही होगा, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, बी यूनिफॉर्म है। तो अब इस वायर पे फोर्स क्या हो जाएगा? तो स्ट्रेट वायर के तो पीछे बहुत सारे प्रैक्टिस किए, तो एल सामने है, बी अंदर है, तो डायरेक्शन क्या हो गया? एल पे हाथ रखेंगे, बी क्रॉस है तो इसलिए पामे से, तो एल क्रॉस बी, फोर्स ऊपर, सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपवर्ड। और मैग्नीट्यूड कितने हो जाएगा? आई एल बी, बट एल का मतलब ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका मैग्नीट्यूड कितने हो गए? तो ए से बी स्ट्रेट देख सकते हो, आर प्लस आर 2r, सो आई इंटू 2r इंटू बी, ये मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन तो दिखाई दिया अपवर्ड। चलो सेमी सर्किल में ही कुछ और प्रैक्टिस करते हैं कि अगर ये सेमी सर्कुलर वायर है, करंट हो गया आई, चलो ए से बी की ओर करंट जा रहा है, रेडियस इसके हो गए आर। बी का डायरेक्शन क्या करेंगे? तो यहां पे बी हमने क्रॉस लिया, एक केस ऐसा लो, चलो बी हमारा इसी प्लेन में ही है, तो सबसे पहले यहां पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चेक करो कि किधर जा रहा है। तो कभी भी कर्व्ड वायर है तो अपने को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखना है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बना है? ए से बी की ओर, तो करंट जा रहा है ए से बी, इसलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो चलो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया ए से बी, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एल। तो इस केस में देखो एल वेक्टर और बी वेक्टर तो पैरेलल आ गया,
तो तुम्हें फोर्स बताना था ये कर्व्ड वायर पे, लेकिन कर्व्ड वायर पे सोचने की जरूरत नहीं है, कर्व्ड वायर का हमने सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट ले लिया। तो इस केस में एल और बी परपेंडिकुलर थे, इस केस में एल और बी पैरेलल आ गए, एल वेक्टर भी राइट में, बी वेक्टर भी राइट में, तो दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, तो इस केस में फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड कितने हो गए? जीरो। क्लियर है? चलो कुछ और एग्जांपल इसमें देखते हैं। तो इसी में मैं थोड़ा कर्व्ड वायर के एक केस और आगे बढ़ाता हूं। तो कर्व्ड वायर में ही ये जो सेमी सर्कुलर वायर है, बी का डायरेक्शन यहां अपवर्ड लिया, राइट में लिया। चलो बी का डायरेक्शन थोड़ा एक और बदल देते हैं, तो ए से बी की ओर, या करंट का डायरेक्शन भी बदलते हैं। चलो बी से ए की ओर अब करंट जा रहा है, और बी का डायरेक्शन यहां पे क्या लोगे? चलो तो बी यहां पे डॉट ले लेते हैं। तो सबसे पहले बात तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा अपना बी से, करंट अब बी से ए आ रहा है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बी से ए की ओर होगा, तो ये हो गया एल वेक्टर। एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितने हो जाएगा? 2r। क्यों? क्योंकि रेडियस तो गिवन है r, इस वायर का रेडियस, सर्कुलर वायर का रेडियस r। डायरेक्शन क्या आ जाएगा? F इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी से। तो एल वेक्टर बी से ए है और बी डॉट है, तो डॉट है तो पाम को ऐसे रखना है, नोटबुक के प्लेन में अगर तुम देखोगे तो पाम ऐसे रखना है, यहां पे हमारा प्लेन ऐसे है तो पाम को ऐसे। तो पहले फिंगर्स को एल वेक्टर के अलोंग ले गया, और बी डॉट है तो एल क्रॉस बी, फोर्स का डायरेक्शन ऊपर गया। चलो फोर्स का ये डायरेक्शन हो गया। मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे? आई एल बी रहेगा, लेकिन एल का मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो वायर का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 2r इंटू बी। क्लियर है? चलो इसमें एक दो और एग्जाम्पल आपको सिखाता हूं। अगर वायर मान लेते हैं कि यहां पे कुछ कर्व तो होंगे, थोड़ा एक वी शेप का वायर ले लेते हैं, और चलो करंट इसमें इधर की ओर जा रहा है। तो वायर आया ए से सी, सी से बी, तो जो एसी लेंथ है ये भी एल है, और इधर जो सी बी लेंथ है ये भी एल है, और ये एंगल जो है बाइसेक्टर लाइन हो गया। तो चलो इसको भी थीटा बोल देते हैं, इसको भी थीटा बोल देते हैं, टोटल एंगल 2 थीटा हो गया। किसी कभी तुम्हें टोटल को एंगल को ही थीटा भी दे सकता है, तो टोटल थीटा देगा तो थीटा बाई टू कर लेना। वायर का लेंथ पूरे को एल बोल दिया तो फिर एल बाई टू कर लेना। तो यहां पे पूरे वायर का लेंथ 2l हमने लिया, तो इधर का एल इधर का एल, पूरे एंगल को हमने 2 थीटा लिया, तो ये थीटा थीटा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या लोगे? चलो यहां पे बी का डायरेक्शन हम राइट में कंसीडर कर लेते हैं। ये हो गया बी। तो इस पे फोर्स बताना है, मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले कर्व, मतलब यहां पे वायर वी शेप में आ गया, तो इसका मतलब सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किधर लोगे? ए से बी, करंट ए से बी गया तो इसलिए ए से बी की ओर, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एल। तो क्या यहां एल और बी तुम्हारा परपेंडिकुलर हो रहा है क्या? बिल्कुल, बी राइट में है, एल ऊपर चले गए। एल वेक्टर और बी वेक्टर दोनों प्लेन में ही है, तो एल पे हाथ रख के बी की ओर घुमाना है। तो एल पे हाथ ऐसे रखा तो बी तो लेफ्ट में नहीं है, राइट में है, तो इसलिए पाम को ऐसे नहीं रखे, ऐसे करना है। तो एल क्रॉस बी, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स का डायरेक्शन इनवर्ड गया। फोर्स का डायरेक्शन यहां पे क्या हो गया? तो मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स का डायरेक्शन इनवर्ड यानी क्रॉस। देख रहे हो? एल वेक्टर इधर है, बी लेफ्ट में नहीं है, राइट में, ऐसे। एल वेक्टर इधर गया, ऐसे तो घुमाएंगे नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए पाम को हमेशा इस तरीके से घुमाना है, इस तरीके से घुमाना है, एल क्रॉस बी, तो फोर्स का डायरेक्शन क्रॉस। अब बच गए मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड को क्या लिखोगे? आई एल बी। क्यों? एल और बी परपेंडिकुलर है, लेकिन एल का मतलब यहां डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, चलो यहां वायर का लेंथ एल दिया हुआ था, तो ऐसा करते हैं यहां पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितने होगा? तो इस वायर का लेंथ एल है, तो हमें ये ए बी लेंथ चाहिए,
तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, ऐसा है कि यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है, एल लेंथ भी है तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट में एल सफिक्स डी लिख देते हैं, तो एल सफिक्स डी हो जाएगा। तो ये जो एल सफिक्स डी डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसका मैग्नीट्यूड कितने? तो सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस एल, तो थीटा के सामने क्या बनेगा? परपेंडिकुलर। तो ये एल है तो ये वाला पार्ट तो एल कॉस थीटा, लेकिन ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एल साइन थीटा। तो नीचे वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा? एल साइन थीटा। ये पार्ट कितने? एल साइन थीटा। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 टाइम्स एल साइन थीटा। सो व्हाट इज द फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड? तो इसका मैग्नीट्यूड हो गए आई, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 2L साइन थीटा इंटू मैग्नेटिक फील्ड B, और डायरेक्शन हो गए इनटू द प्लेन। अगर इसी में B इंटू द प्लेन नहीं, राइट में मान लो यहां पे, तो B राइट में लिए तो फोर्स का डायरेक्शन इनटू द प्लेन हुए। फोर्स हमारा क्या हुआ? इनटू द प्लेन। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड हमने यहां पे राइट में लिया। अगर इसी केस में, चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं, अगर सोचो कि अगर B राइट में नहीं होते, B इंटू द प्लेन होते, तब क्या होता? तो L वेक्टर सामने, B होता यहां पे क्रॉस। मतलब अगर तुम्हें ऐसा सिचुएशन दिया होता कि करंट तो इधर गए I, लेकिन यहां पे B क्रॉस है इंटू द प्लेन। चलो इसमें थीटा लिए थे, ऐसा करते हैं कि इसमें टोटल एंगल को ही मैं थीटा बोल देता हूं, और इसमें टोटल लेंथ को L बोल देते हैं, A से B। तो वायर A से B जो है इसका लेंथ L, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट L/2, ये वाला पार्ट L/2, ये एंगल θ/2, ये एंगल θ/2। तो सबसे पहले इसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किधर होगा? तो करंट A से B जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर A से B की ओर, तो L सफिक्स D बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितने हो गए? तो जितना पिछले केस में जैसे आया था 2L साइन थीटा, लेकिन वहां टोटल लेंथ L प्लस L 2L थे, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इस एग्जांपल में? तो यहां L/2 है, ये θ/2 है, तो ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा? L/2 साइन θ/2, L/2 साइन θ/2, क्योंकि एंगल को यहां टोटल को थीटा बोला, तो आधे एंगल को क्या बोलेंगे? θ/2, और ये पूरे लेंथ को L बोला, तो हाफ लेंथ को L/2, तो L/2 एंगल के सामने, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गए, तो इसका मतलब ये हिस्से जो हो गए, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? L/2 साइन θ/2, तो L/2 साइन θ/2, L/2 साइन θ/2, तो इसका मतलब 2 टाइम्स L/2 साइन θ/2। बाकी तो आगे फिर पता ही है, फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखेंगे? आई एल सफिक्स डी, डिस्प्लेसमेंट मैग्नेटिक फील्ड बी, क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर प्लेन में है और मैग्नेटिक फील्ड को यहां इनटू द प्लेन कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो इसलिए F = I L B, बट L का मतलब डिस्प्लेसमेंट। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा? तो डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड को, चूंकि अब यहां B क्रॉस है, तो पाम को हमें नोटबुक के प्लेन में रखना है, तो ये L वेक्टर हो गया तुम्हारा, और B अंदर है, L क्रॉस B, तो फोर्स का डायरेक्शन यहां पे लेफ्ट में आया। फोर्स का डायरेक्शन किधर गया? लेफ्ट में। और मैग्नीट्यूड हो गए I LD के जगह आप लिख दो 2 से 2 कैंसिल, तो L साइन θ/2 इंटू B, डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट। अगर क्रॉस के बजाय यहां डॉट दिया होता तो मैग्नीट्यूड तो ये रह जाते, लेकिन डायरेक्शन बदल जाता, क्योंकि L वेक्टर सामने, B वेक्टर बाहर, L क्रॉस B राइट में, तो फोर्स लेफ्ट के बजाय राइट में होते। तो इस तरीके से डायरेक्शन वगैरह चेंज हो सकते हैं।